नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और भाजपा को चुनाव जिताने के लिए कहते हैं कि पूरी कायनात एक साथ लग जाती है अपने काम में। ओवैसी से लेकर के वो तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर चुनाव के दौरान सवाल उठते रहे हैं कि ये बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, ए टीम है। इसे बहुत सारे सवाल उठते रहे। सवालों को खारिज करने वाले खारिज भी करते रहे और गोदी मीडिया डिफेंड भी करती रही। लेकिन पहली बार एक स्टिंग ऑपरेशन आया और इस स्टिंग ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है भाजपा, कल्पना से परे। पैसा पानी की तरह बहता है। ये पैसा आता कहां से? ये पैसा है किसका? कहीं खेत, प्लॉट, फार्म हाउस किसी नरेंद्र मोदी का है, वो बेच के आता है। कहां से आता है? हजारों करोड़ रुपए उनको दिए जाने की चर्चा हो रही है जो न 3 में न 13 में, जो एक विधायक जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा ये भी पता नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए उनको देने की चर्चा है और हर चुनाव में चर्चा होती है। उनको पैसा दिया जाता है और वो बीजेपी को जिताने के लिए समाज में जाते हैं और खुद मुंह से भी आपको मैं स्टिंग ऑपरेशन सुनवाऊंगा, अपने मुंह से खुद कह रहा है कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है, बस वो काम हम कर लेंगे। मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे तो भाजपा को सीधा फायदा होगा। 1000 करोड़ रुपए का है पूरा खर्चा और सीधा इसके लिए जो बातचीत हो रही है वो सीधा पीएमओ से, ऑफर और ऑर्डर दोनों पीएमओ से आते हैं। ऑफर एंड ऑर्डर डायरेक्ट फ्रॉम पीएमओ। ये स्टिंग ऑपरेशन में बता रहा है। ये स्टिंग ऑपरेशन किसका है? हुमायूं कबीर टीएमसी में था। ममता ने इसको राजनीतिक रूप से बंगाल में खड़ा किया और ये हालांकि ममता बनर्जी की गलती थी। ये पहले भी भाजपा में चला गया था 2019 में और फिर जब भाजपा से कोई आता है तो आप उसको तत्काल उसको पहले चेक कीजिए, ऊपर से नीचे तक स्कैन कीजिए वो एजेंट बन के आ रहा है, क्यों आ रहा है। इस चुनाव के पहले, और ये साबित हो गया कि 22 में भेजा था भाजपा ने इसको, इस चुनाव से ऐन पहले ये बाबरी मस्जिद का राग छेड़ा जो भारत के मुसलमान भी नहीं चर्चा में लाना चाहते हैं। वो बाबरी मस्जिद का राग छेड़ करके और मुसलमानों को जुमा पे खड़ा किया, 1 लाख मुसलमान खड़ा किया, लाखों रुपए खर्च किया भंडारे में। उस दिन भी हमने कहा था कि मामला तो गड़बड़ है। अब जो खुलासा है ये स्टिंग ऑपरेशन है 19 मिनट का। इस 19 मिनट के वीडियो में मोहन यादव और शुभेंदु अधिकारी ये दोनों पकड़े गए हैं 19 मिनट के वीडियो में। ये दोनों डायरेक्ट संपर्क में। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो हुमायूं कबीर से बंगाल। देखिए ड्यूटी कहां किसकी लगाई जाती है, इससे सोचिएगा। ये मोहन यादव जो सोचते हैं मोहन यादव क्या करेगा, मोहन यादव की ड्यूटी है वो डायरेक्ट फोन पर बात करता है और एक चीज बताता है कि पीएमओ ने क्या कहा है, पीएमओ से कितनी बात हो गई है, कितने की बात हो गई है, सब मोहन यादव बताता है। शुभेंदु अधिकारी मिलकर के उसको कहता है कि हाईकमान से दिल्ली जाने पर कैसे मिलना होगा, वहां पर मीटिंग हो जाएगी, हाईकमान सब रेडी है, और वो पीएमओ का इंस्ट्रक्शन बताता है। यानी इस स्टिंग ऑपरेशन में पीएम ऑफिस, पीएमओ, और पीएमओ मतलब पीएम, यहां पर तो इंडिया मतलब मोदी हो गया है। पीएमओ मतलब मोदी जो न कहे उससे बड़ा जो है इस देश को गुमराह करने वाला कोई नहीं है। इंडिया मतलब मोदी आज की तारीख में है, तो पीएमओ मतलब मोदी। यानी इस स्टिंग ऑपरेशन का केंद्र बिंदु मोदी है, मोदी फंसा है। लाइए हेमंत भाई को लाइए, दंड से जोड़िए, दंड से जोड़िए भैया। थोड़ा लंबा है, स्वागत है हेमंत भाई, आप भी सब्र रखिएगा। 19 मिनट का हम 19 मिनट एक साथ नहीं दिखाएंगे। जो पहले शुरुआती 9 मिनट है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है, सबके नाम भी आ गए हैं, पैसा भी आ गया है, वो पहले सुनाएंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चला दीजिए, प्ले करिए। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। मतलब सिर्फ मुर्शिदाबाद का मुस्लिम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या पूरा राज्य से? पूरा स्टेट का, पूरा स्टेट का मिल रहा है ना? पूरा स्टेट का मुसलमान का सपोर्ट मिल रहा है।
देखिए ना, 6 दिसंबर फ्राइडे था। वो फ्राइडे में मैं लीम रखा गया, तो लीम रखने के बाद जो फ्राइडे सैटरडे था, तो मैं 6 दिन बाद फर्स्ट जो जुम्मा है, आज जुम्मा हुआ, तो जो जुम्मा आया तो किसी को अलार्म नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। खुद 1 लाख लोग सारा स्टेट से मुसलमान लोग आ गया वहाँ जुम्मा के नमाज पढ़ने के लिए। उनका घर घर अच्छा मार्बल दे के मस्जिद है, वो मस्जिद छोड़ के यहाँ चला रहा है। इतना इमोशनल आया इनको ऊपर। वो स्टेट को भी तो आ रहा है, पास में झारखंड, बिहार, आसाम, त्रिपुरा, सब लोगों को कुछ न कुछ आने वाला है। आज 2 लाख नमाज पढ़ने के लिए, या कोई नमाज मस्जिद पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ, वो फरवरी मार्च में होगा शुरू। लेकिन इतना इमोशनल है, वो फर्स्ट जुम्मा आएगी पिछला शुक्रवार, वो भी फ्राइडे में आ गया 1 लाख लोग, आज वो डबल हो गया 2 लाख लोग। मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर इधर टीएमसी का हटाना है, ये आपका अगर इरादा है, तो यहाँ पे 2 डिवीजन करना पड़ेगा। एक है भाजपा को पास हिंदू का वोट, वो तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और आप मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, भाजपा का पास जाएगी। वो कैसे जाएगा? कैसा ऐसे ही कहेगा, जो हिंदू लोग ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा कर रहा है, वो अच्छा तरीका से मालूम है, जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है, तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहां से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को, भाजपा को। मैं सीधा बोलूं कि जो मेरा को और वोट डालो, मैं वहाँ चीफ मिनिस्टर जो ही बनेगी, मेरा को निर्णायक भूमिका मेरा निर्णय चाहिए, मेरा हाथ पर आएगी, तो मैं अगले दिन चीफ मिनिस्टर जो होगी वो हिंदू लोग की होगी। मेरा कोई टारगेट नहीं है चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन जो लोग बनेगी उनको मेरा पास 80-90, 294 से 80-90 मेरा पास रहेगी, तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए मैं ये एजेंडा रखूंगा। मतलब भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं। ममता को किसी कीमत में नहीं आना चाहिए। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन हो गया कि आपके पास मान लीजिए 50 आसन आ गया और भाजपा का होगा तो टीएमसी के पास बराबर का होगा, तो उस वक्त अगर आप टीएमसी को वो ताकत लगाएगी मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं दूंगी, मैं भाजपा को दूंगी। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ ही बोलूंगी, इलेक्शन भाजपा के खिलाफ ही बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देगी। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को सब मेरा पास हुआ, शुभेंदु अधिकारी, हाँ वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को सब बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग, उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन, हाँ सीएम डायरेक्ट मुझे, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 20 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा, जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी
बोलिए, उनको मैं बोला तो बोले ठीक है, आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम होगा, आपको डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम वो तो बढ़िया है, नहीं ये तो ठीक है, ये हम लोगों की सोच यही है। तो ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित मतलब होगी, साक्ष्य भावमूर्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तो बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है, मतलब प्लानिंग ये है आपका क्या, आप कैसे इसको तोड़ेंगे, मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जाने वाला है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुंचा नहीं। लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर घर कोई पैसा पहुंचेगी ना तो ये कोई बेअहमी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर है पहला से मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, जो 1,000 करके 12 महीना में एक साल में 12,000 है, वो दे दिया 10,000 करके पर फैमिली, तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन वो लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा ना, आपका आप तो पाल ज्यादा बोलेगा। मेरा आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है, जो मेरा पास 1000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे, जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुंच जाएगी, तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी, जो सेंट्रल में बीजेपी है, इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ मुसलमान के लिए, कोई डेवलपमेंट बंगाल में नहीं है। 100 का गारंटी दिया, जो 100 दिन का जो काम लेबर का, वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला ठीक ठाक से। सारे ये मुसलमान मेरा ऊपर पूरा भरोसा करेंगे, आपको याद दिलाते हैं। सारे मुसलमान पूरा भरोसा करेंगे और उनको बेवकूफ बनाएंगे, फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तो डिप्टी सीएम बनेंगे और फिर उनको समझा देंगे कि देखो केंद्र में भी है सरकार और इधर भी है, तो जाना पड़ेगा, फिर मुसलमानों का उससे फायदा होगा। और फिर जो है ये भी चुनाव में खेल कर देंगे। और जो है मोहन यादव, सुना आपने सब, हम क्यों रिपीट करें, आप ही के जुबान से फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। बताइए कितना बड़ा नेटवर्क है। आप हम लोग तो कल्पना भी जितना करते हैं, हमको लगता है हम लोग की कल्पना शक्ति छोटी पड़ जाती है इनके मक्कारियों के आगे हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी।
देखिए इतना हल्के से नहीं ले सकते इनको। इनका मैं आपको एक बात कहता हूं, पिछले 2-1 साल से अगर आपको ध्यान हो तो, जब से हमने शुरू किया, आशीष भाई, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है। उसने एक रूप ले लिया है वार फाइटिंग मशीन का, और चुनाव को वो वार की तरह लड़ती है। ये आपने देखा लगातार। वार में क्या होता है, साम दाम दंड भेद जो कुछ करना पड़े। चुनाव में तो आपको क्या है कि आपको एक मिनिमम तमीज के साथ, कायदे कानून के साथ चुनाव लड़ना पड़ता है। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर के सारी बातें, भाषा की मर्यादा, सारी चीजें। और जब आप युद्ध लड़ते हो तो फिर आप हर तरह के हथकंडे जो है अपनाते हैं। ये कार्यक्रम आपने 2014 में जब से मोदी जी सत्तारूढ़ हुए तब से लेकर के आज तक किसी भी राज्य के अंदर देखा होगा, किसी भी केंद्र के चुनाव के अंदर देखा होगा। तो इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं। ये चुनाव को एक जब युद्ध के तौर पर लेते हैं तो इनके दिमाग में क्लियर है कि हमें क्या 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 करना है। मुझे एक बात बताइए, जो ये व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है, इसकी केवल और केवल क्या पहचान है कि वो एक मुसलमान है, बस। ठीक। दूसरा, ममता का विरोधी है। तीसरा कहें तो विभीषण है। और भारतीय जनता पार्टी कितनी डेस्परेट है, ये सोचिए आप। भारतीय जनता, ये पुराना उनका सूझ था, वहीं से गया था ये, और वहीं पे उन्हीं के खेल में वापस आकर के कर रहे हैं। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि उनके पास संसाधनों की, पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एक, उनके पास केवल एक ही चीज है, विल पावर है, कि हमें किसी भी कीमत पर बंगाल की सत्ता चाहिए। बाय हुक बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद, जो कुछ भी हो जाए। और उसके लिए प्लानिंग कब से है ये सोचिए। इसमें आपने डेट देखी, जो रिकॉर्डिंग की डेट है, हाँ, ये दिसंबर की है। दिसंबर 25 की। हाँ, आज क्या वार है, आज अप्रैल है। कितनी जबरदस्त वो चीजें चल रही। दिसंबर की तो वीडियो है, तो कार्यक्रम कब से चल रहा होगा ये सोचा आपने? ये जब बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था तब से कार्यक्रम है। एग्जैक्टली। वो जो बाबरी मस्जिद का प्रोजेक्ट था वो भी यहीं से आया है। हाँ, कि बाबरी का तुमने ये करना है, इस पे सारे का सारा खेल करेंगे, इसमें खेलेंगे। इसने कब करी थी पता है आपको? 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसने नींव रखी थी। ठीक। तो ये कार्यक्रम इसके पार्टी छोड़ने से पहले से सारा का सारा तय हो रहा था। ये इसको इस रूप में मानिए। ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी इसको एआई से बनाया हुआ बता रही है। ये खुद हुमायूं कबीर कह रहा है कि एआई से बनाया हुआ है। मैं चुनाव के बाद मुकदमा करूंगा, चुनाव के बाद मुकदमा करूंगा। अभी टाइम नहीं है ना, अभी तो 118 सीटें पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिर वो 1000 करोड़ गिनने में भी टाइम लगता होगा, मेरे ख्याल में तो लगता है, या गिने गिनाए जाते होंगे, पता नहीं मुझे तो आशीष भाई, केवल इसको एक चीज समझिए कि जो सिस्टम, जिसको आप सिस्टम बोलते हैं, जो एक पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार को अपदस्थ करने के लिए क्या क्या करता है। देखिए, एसआईआर कराता है। ठीक। ज्ञानेश गुप्ता जी उसके लिए किस हद तक जाते हैं। आपकी जो सर्वोच्च अदालत है वो किस एक्सट्रीम तक तर्क करती है, किस एक्सट्रीम तक। ठीक। और उस सारे से काम नहीं चलता तो फिर ये व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसको बैकअप कहते हैं। इस आदमी का मैं कमाल मानता हूं, इसने जो कहानी सुनाई होगी, इतने ना समझ तो वो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी इसने कहानी तो सुनाई होगी ना। इसने पार्टी बनाई आम जनता उन्नयन पार्टी, एजीयूपी। ठीक। कहानी क्या सुनाई भाई साहब ने? 19 मिनट का है ये वीडियो पूरा, जो ये इसका स्टिंग है। इसने कहानी बताई कि 118 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, 60 मुसलमानों का पोलराइजेशन कर दूंगा पूरा। ये इतना बड़ा 30 मार खान है। 60 से 70 सीटें मेरी आ जाएंगी, भाजपा की 100 से 120 आ जाएंगी, ममता 100 से नीचे आ जाएंगी, भाजपा की सरकार बन जाएगी, मैं उनकी मदद करूंगा। तू अपनी तो जीत लियो एक बार, अपनी सीट तो निकाल लियो एक बार, बाकी 60-70 की तो बाद में बात करिए। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये वैसे कह रहा है, ये उस लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है। और ये हम सबको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के चुनाव देखे आपने? एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा था। बिहार का चुनाव देखा आपने? अब अकेली भाजपा की सीटें नहीं आती, माफ कीजिएगा, अब सारे अलायंस की भी मौज होती है। छोटा सा डेटा देखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी की वोट, शरद पवार की, अजीत पवार से कहीं अधिक है वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स। ठीक। और सीट किसकी ज्यादा है? ऐसे ही शिवसेना का जब आप करोगे, शिवसेना की वोट और जो वो श्रीमान शिंदे साहब है उनकी शिवसेना की वोट। ठीक। और सीटें किसकी क्या है? ये चुनाव, अब मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं आशीष भाई कि ये चुनाव है ही नहीं, सामान्य चुनाव नहीं है। ये कंप्लीटली डेटा मैनिपुलेशन है, कंप्लीट डेटा मैनिपुलेशन है।
और इसका सबसे बड़ी, आपने पहली बार एक उदाहरण देखा होगा जब महाराष्ट्र के गांव ने यह कहा कि हम अपने गांव में मॉक पोल करा के देखेंगे, तो वहां भाई साहब सीआरपीएफ भेज देंगे। क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे थे क्या? कोई अवैध काम है? मैं और आप बिना कायदे कानून को हाथ में लिए अपने घर में या अपने गांव में अपने मोहल्ले में कुछ भी करें, किसी को क्या परेशानी है? हम कोई आपका चुनाव तो चैलेंज करने आ नहीं रहे, हम तो अपने लोगों में से ये देख रहे हैं। गांव वाले क्या देखना चाह रहे थे कि हम में से अमुक को किसने वोट दी, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। ऐसा कौन करता है? अगर आप ईमानदारी जीते हो तो आपको तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और वो जो मॉक पोल कर लेते उससे कोई फर्क पड़ जाता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं, कुछ भी लीगल सैंक्टिटी नहीं। उसके बावजूद क्यों नहीं होने दिया? आपने सोचा नहीं कभी? नंगे हो उसके बाद जाएंगे। बस नंगे तो हैं, नंगे तो हैं। मीडिया भी कवर नहीं करेगा, सारी बात हो जाएगी, मुट्ठी खुल जाएगी कि यार सचमुच है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, चाहे एक ही गांव में हो, और पूरे देश के अंदर एक खास तरह का नैरेटिव बन जाएगा। डरते सिर्फ नैरेटिव से। आप मुझे एक बात बताइए, छोटा सा, पुराने आदमी, आप तो टीवी के आदमी हैं, खैर मुझे एक चीज समझाइए, अगर ये जो है हुमायूं कबूर की बजाय, कबीर की बजाय किसी तृणमूल के व्यक्ति का ये स्टिंग होता तो इस टाइम देश में क्या हो रहा होता? अरे देश में इस समय इस छत में लटक के एंकरिंग कर रहे होते सब। देखिए ममता बनर्जी, इसीलिए ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि हम नहीं करने देंगे टीएमसी, किसी झगड़ा तो किया था। इसको कोई नहीं बोलेगा। आप कल्पना और कीजिए। सुनिए अब आप, मैं एक मिनट खाली रुकूंगा। ये ओवैसी जा करके गठबंधन किया, ओवैसी ने भी अपने मन से नहीं किया है। करवाया गया भाई, ओवैसी करवाया हमेशा गया। करवाया मैं जाता। नाम लेके बोल दूं, नाम लेकर के बोलूं, अमित जोगी, अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी। अजीत जोगी जब नहीं रहे तो अमित जोगी ने अपनी एक छत्तीसगढ़ में पार्टी रीजनल बना ली थी, अजीत जोगी ने बना ली थी, अमित जोगी चला रहे थे। अमित जोगी छत्तीसगढ़ का ये चुनाव नहीं, पहले की दिल्ली आए और अमित शाह के पास गए मिलने के लिए। इससे पहले दिल्ली आए, मिलने के लिए गए कि मिलना है शाह साहब से। तो वहां पे मिलने गए, कहे कि गठबंधन, अमित जोगी की इच्छा थी कि भाजपा गठबंधन में आ जाएंगे तो हमारा भी बेड़ा कुछ पार होगा, 2-4 सीट आएगी और सबको मलाई चाहिए। तो उस चक्कर में अमित जोगी की कोशिश थी कि हम जाएं। अमित शाह ने भूपेंद्र यादव को बुलाया। मैं नाम लेके आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अमित जोगी द्वारा बताया गया और किसी और को नहीं, भाव को बताया गया प्रसंग है, तब बता रहा हूं नाम लेकर के। भूपेंद्र यादव को, और भूपेंद्र यादव से कहा कि इनको लेके जरा जाओ। तो उनको लगा होगा भाई कुछ होगा, अपना डिस्कस करना है, तेन प्लान वगैरह। अमित जोगी को भूपेंद्र यादव ने बैठाया और गाड़ी रुकी कहाँ पे पता है आपको? मायावती के घर पे। अमित जोगी मायावती के साथ गठबंधन में एक चुनाव छत्तीसगढ़ में लड़ चुके थे। मायावती का अमित जोगी पार्टी गठबंधन हुआ था। वहां रुकी जब गाड़ी तो अमित जोगी जो है नेटवर्क गायब हो गया कि ये कहाँ ले आए। अब साथ जाने था, अंदर गए, आई बहन जी, भूपेंद्र यादव हुआ नमस्कार, और भूपेंद्र यादव ने कहा कि साहब ने कहा है कि इनके साथ गठबंधन कर लीजिए। जब ये बात हो रही है तब इसी से जोड़कर बताओ, साहब ने कहा है गठबंधन कर लीजिए इनके साथ। बहन जी ने कहा ठीक है, हो गया, हो गया। नहीं हुआ नहीं, ठीक है। अमित जोगी इस सब में खाली बैठे रहे। अमित जोगी शॉक्ड थे। बाहर भूपेंद्र यादव के साथ वापसी हुई, बाहर रास्ते में कहा कि रहने दीजिए, हमको आप गठबंधन में नहीं लेना चाहते तो मत दीजिए, हम इनके साथ नहीं जो है गठबंधन करेंगे। एक गठबंधन हमने किया था, इनके साथ गठबंधन का मतलब कि हर दो हरवाह दो वाली कहानी हो जाती है। इनके साथ गठबंधन करो तो इनके प्रत्याशी को भी चुनाव लड़वाओ, उसका भी खर्चा उठाना पड़ता है और सीट आती नहीं। इनका भी जो ये इनकी कोशिश होती है कि हमारे भी कैंडिडेट ये तय कर दें, और दूसरी कोशिश होती है कि इनके कैंडिडेट का भी पैसा हम दे दें। तो इनके साथ गठबंधन नहीं, हम गठबंधन में एक चुनाव इनके साथ जा चुके हैं बसपा में। तो ऐसे होता है। हुमायूं कबीर पहले, अब सोचिए पूरा टाइमलाइन देखिए। हुमायूं कबीर पहले बगावत करता है, 6 दिसंबर को ऐलान करता है बाबरी मस्जिद का। ये 19 दिसंबर का स्टिंग ऑपरेशन है, तारीख देखिए 19 दिसंबर, 6 दिसंबर के 13 दिन बाद का स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहा है।
वो हुमायूं कबीर कहता है कि मैं गठबंधन करूंगा, बड़ा गठबंधन बनाऊंगा मुस्लिम, उसका इनकार हो जाता है। सबसे पहले जब पहली बार बोलता है तो ओवैसी की पार्टी से खारिज कर दिया जाता है इसके दावे को। जब ये कहता है कि गठबंधन हो गया है ओवैसी के साथ, खारिज किया जाता है। पहली बार मैं पूरा टाइमलाइन बता रहा हूँ, चेक कर लीजिए। उसके बाद ओवैसी की पार्टी से गठबंधन हो जाता है, पहले खारिज होता है, गठबंधन हो जाता है। सोचिए ना आप, ये सब सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं है। और उसके बाद बाकी आपने सुन ही लिया। और एक नहीं बात नहीं, आपने और कहा। ये सामान्य नहीं है, थ्रेडबेयर प्लानिंग है मेरे भाई। थ्रेडबेयर हम्म प्लानिंग है हर स्टेप के ऊपर, कि कहां से क्या क्या खेल करके कहां डिवीजन कराना है, कहां एडिशन कराना है, कहां सब्सट्रैक्शन कराना है, कहां मल्टीप्लीकेशन कराना है। प्लीज इसको हम सबको समझना पड़ेगा। ये जो चीजें हो रही है ना, ये वैसे ही नहीं हो रही कि ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूंसी से इतने वोट काटे जाए तो वो हारेगी। आप याद कीजिए एक बात, जब मैंने आपने एक शो किया, जब अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली की वोट कटाने और जोड़ने का खेल किया, पर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने आपको उस दिन क्या कहा था? मैं आशीष भाई और तो कुछ का मुझे पता नहीं, केजरीवाल तो चुनाव हार गया। याद कीजिए आप, उसने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने आपको तब कहा था कि केजरीवाल तो चुनाव हार गया। कारण क्या हुआ था उसका? कि छोटी सी कंस्टिट्यूंसी है नई दिल्ली, और उसके अंदर इतने बड़े, अच्छा, जीत हार का मार्जिन कुल 10-11 हजार का था उसका, 25,000 उसको काट निपटाने दिया में वो। बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है इस देश के लोगों को। आज आशीष चित्रांशी की वोट कटी है, मैं आनंद में हूं, कल मेरी कटेगी भैया, सबकी कटेगी। इस चीज को देखना पड़ेगा ना कि चुनाव को वो लड़ कैसे रहे। और सबसे बुरी बात क्या हुई इस सारे में, जो दुख सबसे बड़ा है ना, ज्ञानेश गुप्ता जैसे कंप्रोमाइज लोग, बहुत तरह के, राजीव अग्रवाल भी आए और भी कई नमूने आए, कोई बहुत वो नहीं है इस तरह के, जो राज के पूत है ना ब्यूरोक्रेसी में, ऐसे बहुत लोग हैं, उनको छांट छांट के यहां लगाया जाता है। मुझे सबसे ज्यादा दुख आया सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा, बहुत भारी मन के साथ। पहला शो जब हमने किया था पहली हियरिंग पे, मैंने उस दिन आपको कहा था कि मैं कहा इसमें क्या होगा आप देखते जाइए, टाइम बाइंग होगी सारी चीजें, वो यूं का यूं, अगर आपने पैटर्न नहीं देखा हो तो बताइए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस रखे थे तंत्र के अंदर, वो सारे के सारे तंत्र तो एक सूत्री कार्यक्रम पे लगा हुआ है कि किसको जिताना है। फिर इस चुनाव का जो धोखा है आप इसको खत्म कर दीजिए ना, आप घोषणा कर दीजिए। उत्तर कोरिया में होती है ना घोषणा, हर 4 साल के अंदर पुतिन की घोषणा होती है ना, होती है कि हर बार उसके 2 से 3% पॉपुलरिटी बढ़ जाती है। और मोदी जी तो विश्व के सबसे प्रिय, लोकप्रिय, उसके बाद तो फिर बचता क्या? ये स्टंट आप क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। 1,000 करोड़ एक राज्य के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा, दाल बो के तो घर से आते नहीं, कहां से आता है ये पैसा? ये पैसा तो हमारा ही 1,000 करोड़ एक राज्य के लिए नहीं हेमंत भाई, उस आदमी के लिए जिसको है। 1,000 रुपया उधार देने में रिस्क है कि लौटा पाएगा कि नहीं हाँ लौटा पाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अभी देखिए, इसको आप यहां पे मत देखिए, आपने जिक्र कर दिया अजीत जोगी का, फलां का। मैं दो आपको उदाहरण देता हूं। अभी मैं पिछले दिनों कुछ एक फंक्शन था, वहां चला गया, काफी लोग थे पॉलिटिकल। हरियाणा राज्यसभा में आपको पता है चुनाव में क्या क्या खेल हुआ, तो काफी इंसाइडर्स थे। तो मैंने पूछा भाई साहब वो क्या रहा हरियाणा में रेट वेट का, राज्यसभा में कांग्रेस के कई क्रॉस किए हैं, कई कैंसिल किए। उसने बड़ा स्मूथली कहा जिसने जितने मांगे उतने दे दिए। हम्म, मैंने क्या मतलब? बोला वो जो साउथ वाले थे उनको बेचारों को सबसे कम मिले, उन्होंने मांगे ही कम थे। हम्म, कम मांगे तो कम मिले, और जिनको ज्यादा मिले तो मैंने कहा बाकी रूटीन में क्या है? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 70 से 80 तक भी रेट जाता है राज्यसभा के लिए एक एमएलए हम्म, का, और कर्नाटक के अंदर उन्होंने बताया कि 100 से भी ऊपर जाता है। ये भाजपा ही बता रहे थे, ये मैं और आप नहीं बात कर रहे, बिल्कुल ओपनली 10 लोग बैठे थे वहां पर। फिर दूसरी बात कीजिए, आपने एक इसका हुमायूं कबीर का जिक्र किया, हरियाणा विधानसभा चुनाव से आप एक्टिवली जुड़े हुए थे। आम हम्म, आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ अलायंस का बड़ा खेल चल रहा था, होगी मीटिंग, फलाना हो गया, प्रभारी से मिल लिए, उसमें कौन था बंदा हम्म, जो अब भाजपा में जिसको पीटे जाने की आम आदमी पार्टी में जो सारे का सारा वो है? राघव चड्ढा। हम्म, ठीक, हम्म, राघव चड्ढा कांग्रेस पार्टी से अलायंस की बात कर रहा था हाँ, कथित तौर पर। हम्म, और अब क्या पता राघव चड्ढा किसके लिए काम करता है? तो अलायंस होना था क्या वो? हम्म, कौन अलायंस नहीं होने देगा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस कौन नहीं होने देगा, ये बताइए मुझे। हम्म, भाई कांग्रेस भी हम्म, इंटरेस्टेड, आप भी इंटरेस्टेड, तो हम्म, कौन नहीं होने देगा? केवल और केवल भाजपा नहीं होने देगी? नहीं हुआ। हम्म, और नाम क्या दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कर दिया, प्रभारी ने ये कर दिया, ये इतनी सी, कुछ भी नहीं था वो। हम्म, आम आदमी पार्टी को क्या मिला हरियाणा में? कुछ नहीं मिला। हम्म, लेकिन भाजपा के कहने से उन्होंने खेल खराब कर दिया, अलग चुनाव लड़ करके। हम्म,
आम आदमी पार्टी अगर इतनी लोकप्रिय है, वहां पर जाके चुनाव लड़ती है, गोवा में लड़ती है, अभी देखना गुजरात में लड़ेगी, पंजाब में जाके सारा कर ही दिया उन्होंने, तो बंगाल में क्यों नहीं आई वो? बताइए आप क्यों नहीं आई बंगाल में? क्योंकि ममता बनर्जी से दोस्ती है। वहां अगर कांग्रेस रेस में होती तो आम आदमी पार्टी आ जाती। तो मोदी जी और अमित शाह ऐसे चुनाव नहीं लड़ते जैसे मैं और आप समझते हैं सारे लोग। उनको ये पता है कि किस किस की क्या क्या काट करके और अपने कैसे जोड़ने हैं। नए मॉडल में एसआईआर में क्या आ गया है कि पहले इनका 90% से प्लस स्ट्राइक रेट होता था, अब इनके एलाइज का भी होता है। ये नया मॉडल। और फिर एलाइज का अगली बार क्या होता है वो चेक करना होता है। एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, जरा कश्मीर से शुरू कीजिएगा, हाँ, ठीक। बस फिर पहली बार पंजाब आ होता है। जाइएगा, हाँ। फिर पंजाब आ जाइएगा, सुखबीर बादल से पूछ के आइएगा। फिर हरियाणा आ जाइएगा, वहां पे बैठे हुए दुष्यंत चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला भी बैठे हुए हैं, ठीक। और पूरे देश में ऐसे ऐसे घूमते चले जाइएगा। एक वन टाइम फिनोमिना है ये। अभी नीतीश कुमार का देख लीजिए, भाई साहब कोई नहीं बचेगा। वन पार्टी वन रूल, वन नेशन वन लीडर, वी हैव टू बियर विद दिस। एक या एक कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट ये नॉनसेंस। सड़कों पे आना पड़ेगा, अगर औकात है तो आ जाइए, और वरना जो हो रहा है वो होगा। बी रेस्ट एश्योर्ड। एक लाइन देखिए, अभी अभी तो आगे भाषण में सुनिएगा आप। एक लाइन कहा आपने ना कि हमारा कटा तो आप खुश, आपका कटा तो कोई और खुश, कटेगा सबका। ये कटेगा सबका आज आप बोल रहे हो तो नहीं हजम हो रहा है ना। आप इससे आगे की बात सुनिए। कटेगा सबका, एक दिन ये मंच से नरेंद्र मोदी को आप बोलते सुनेंगे। यस, ऐसा दिस इज नहीं द है कि प्रॉब्लम। झिझक झिझक होती है। पहले ये लोग पहले पाखंड करते थे ना कि सबका साथ सबका विकास। बनारस में एक सी ग्रेड का भाषण दिया था। मैं उस भाषण का 2 लाइन बता दूं। नरेंद्र मोदी का भाषण है, निकाल लीजिएगा, अभी भी यूट्यूब पे सब जगह मिल जाएगा। जब ये जगह जगह पर खोदने का हो रहा है ना कि यहाँ खोदो मंदिर, यहाँ खोदो, तो क्या भाषण दिया था? यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, और जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदेगा। ठीक है। तो ये एक दिन वो आएगा, कितने गर्व से बताया, एक दिन आएगा, कहेगा तुम्हारा भी कटा है, उनका भी कटा है, जिनका नहीं कटा है उनका भी कटेगा। जाओ यस, क्या करोगे। कर लीजिए जो करना है। इसलिए इसलिए क्योंकि चुनाव जो होता है, देखिए एक बात हेमंत भाई आपने कहा ना, लेकिन वो आधी थी। आपने कहा कि ये चुनाव को युद्ध जैसा लड़ते हैं। पूरा मैं कर देता हूं, चुनाव को युद्ध जैसा लड़ते हैं और युद्ध को चुनाव जैसा लड़ते हैं। हाँ, इधर वे ठीक बात। चुनाव एग्जैक्ट चुनाव क्या होता है? चुनाव में हमेशा से भारत में इसीलिए गोपनीय मतदान पद्धति रखी जाती है डेमोक्रेसी में। हमेशा होता है कि चुनाव में जो आपको चुनाव के लिए होता है मतदाता को कि जो उचित लगे वो करो। ये एक किसी भी दुनिया की डेमोक्रेसी में जो उचित लगे, जो उचित समझो वो करो, ये मतदाता के लिए होता है कि मतदाता अपने विवेक से सोचे कि जो उचित लगे, उसको कोई भी दबाव डाल करके उसको उस नहीं करवा सकता है। जो उचित लगे, उचित समझो वो करो, ये मतदाता के लिए। इस लाइन को नरेंद्र मोदी ने युद्ध में उतार दिया। मतलब जंग में जो उचित लगे वो करो, दुश्मन के सामने जो उचित लगे वो करो। और जो युद्ध में होता है कि किसी भी कीमत पर जीतना है, चाहे जो करना पड़े, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो वाला जो युद्ध का फॉर्मूला है कि चाहे जैसे जीतो, उसको लगा दिया चुनाव में। तो बस सीधा समझ लो आप कि युद्ध को चुनाव जैसे लड़ता है, चुनाव को युद्ध जैसे लड़ता है। ऐसा धरती पे इकलौता व्यक्ति है, न भूतो न भविष्य। अब मैं एक आपको, वक्त हो गया है लेकिन कार्यक्रम इतना लंबा, स्टिंग ऑपरेशन है तो हमारी भी मजबूरी है। एक आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं, पीटीआई। भैया ट्वीट लाइए, ट्वीट लाइए जरा। ट्वीट क्यों दिखा रहा हूं उसका मकसद समझिएगा। पीटीआई स्टोरी वीडियो रो। टीएमसी क्लेम्स हुमायूं कबीर लिंक्स विद बीजेपी लीडर्स, डिमांड्स ईडी प्रोब। The Trinamool Congress on Thursday shared a purported video of Humayun Kabir in which the former party leader alleged claims of proximity with the BJP's leader of opposition Subhendu Adhikari and Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and demanded an ED probe into the matter. इसमें तो मोहन यादव को अगर नाम भी नहीं आया। खैर, अभी आगे वाले हिस्से में हिमंता भी आएंगे। अभी तो मोहन यादव था, हिमंता भी आएंगे।
अब आपने अभी जब पहले वाले में कर रहे थे चर्चा किया था ना कि बीजेपी इसको एआई जनरेटेड क्लेम कर रही है, हुमायूं कबीर कर रहा है। इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि अगर मान लिया कि मैंने कुछ दिखाया और आप कह रहे हो ये झूठा है, मैं ही कह रहा हूं यार ये वो है हेमंत भाई, इसको जांच करवा लो, तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं झूठा हूं सच्चा हूं, तो यार बिल्कुल बहुत बढ़िया काम है, जांच हो जाए। टीएमसी कह रही है जांच करो, इससे स्वर्णिम मौका आपके पास क्या है? आपको तो एफआईआर करवाने भी नहीं जाना है, बहुत बिजी है। अगर हुमायूं कबीर करवा लो प्रॉब, जब ईडी प्रॉब होगा तो सबसे पहले तो यही जांच होगी ना कि वीडियो की सत्यता है कि नहीं है, ये वीडियो फेक है, एआई जनरेटेड है, फोल्ड है, क्या है नहीं हेमंत भाई? मैं सिंपल लॉजिक है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं। टीएमसी डिमांड कर रही है जांच कर लो, इसकी जांच नहीं होगी, औकात ही नहीं नहीं है नहीं, जांच करना। आप तो फिर वही बातें करने लग जाते हो, जांच नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर ये किसी तृणमूल वाले का होता तो क्या होता। आज की तारीख में पूरा मीडिया, पूरा प्रचार पत्र, पूरे चैनल इसको डकार गए हैं। सोशल मीडिया पे भी नहीं है कहीं भाई साहब, ये कहीं ट्रेंडिंग में नहीं है ये। नहीं, नहीं, केवल और नहीं। केवल तृणमूल ने ट्वीट किया, पीटीआई ने चला दिया, दैट्स ऑल। कहीं पर नहीं तो कितना बड़ा धमाका है ये, 1,000 करोड़ रुपए का दावा कोई छोटी खबर है क्या? सुबह से शाम तक हर चैनल की लीड होती है, आप तो टीवी पे रहे हो, और सुबह सारे जो प्रचार पत्र उनके फ्रंट पेज की खबर होती। ये गायब क्यों है? केवल एक लाइन में समझ लीजिए, वो गायब इसलिए कि ये सच कह रहा है और कुछ भी नहीं। और ये पकड़े गए, बड़बोलापन पकड़ा जाता है कई बार। उसका ये लेवल नहीं है, उसने कोई 1,000 करोड़ की सोची भी नहीं थी। इतने बड़े बड़े आदमियों, आज आप मुझे एक बात बताओ, उसने हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम ले दिया, मोहनलाल सिंह यादव का ले दिया, उसने भजनलाल शर्मा का नहीं लिया, उसने नायब सिंह सैनी का नहीं लिया, मनोहर लाल खट्टर का नहीं लिया, भूपेंद्र सिंह यादव का नहीं लिया। जिनके लिए उनके क्यों लिए? सिर्फ इस सवाल का जवाब बता दीजिए मुझे। पीएमओ का नाम लिया, एचएमओ भी तो कह सकता था, वो नहीं कहा, किसी और का भी नाम ले सकता था। तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। और जो चैनल नहीं चला रहे उसका तो एक ही लाइन का मतलब है। अगर वही बात है ना, तृणमूल होती तो क्या होता और भाजपा है तो क्या होता। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं। भाइयों जाग जाओ, नहीं जागोगे तो देर तो हो ही चुकी है, इतनी सी बात है। हेमंत भाई, अब ऐसा वक्त तो हम लोग आज पूरा स्टिंग ऑपरेशन, कोई दिखाए ना दिखाए, हम तो दिखाते हैं भाई। सत्यता की जांच करना ये हमारा काम है नहीं। अगर ये हमारा काम होता तो फिर देश में रॉकेट से हमले हो रहे हैं और बीएसएफ जवान के घर में मौतें हो रही हैं। हमारा काम होता तो हमें इनपुट होता है कि भैया इस देश में रॉकेट कैसे फायर हो रहे हैं, ये पहली बार देश में देखा हमने। हमारा काम होता तो फिर वहां जेम्स बॉन्ड बैठे हुए हैं, उनकी जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा काम है नहीं, ये जांच करना है। जांच करने के लिए मोदी जी की योग्य सरकार है, काबिल सरकार है, तो वो जांच करे, वो बतावे सही है गलत है, कौन दोषी कौन झूठा कौन सच्चा। इसका एक हिस्सा बचा है, हमारा दायित्व ये है कि हम वो भी दिखा दें। तो हमको इजाजत दीजिए, वो वाला हिस्सा भी आप लोग पूरा देख लीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आगे चला दीजिए भैया, ले आइए उस वीडियो को साइड में, उसको चला दीजिए, पूरा पूरा चला दीजिए। अगर आपका ग्रासरूट वाले जो मुस्लिम लोग हैं, वो अगर उस वक्त अगर आपको बोले कि आप यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रहे था, तो उधर तो बीजेपी ने हम लोगों का बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तो उसको हम लोग क्यों सपोर्ट दे? तो अब आप उसको कैसे समझे? मैं तो पहले से ही बोल रहा है, मैं चुनाव में मुद्दा उठाया जो आज का दिन में डायरेक्ट कोई टीएमसी को 150 में पहुंच देना चाहिए, तो वो भी बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। और भाजपा को 150 में पहुंच जाएगा तो भी डायरेक्ट मेजोरिटी मिलेगा, तो मेरा बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। इसीलिए मैं बोला 294 में मैं 100 दो और वो 100 मिले भाजपा को, तो 94 टीएमसी को मिले, तो मेरा सीएम जो ही बनेगी मेरा निर्णय भूमिका में रहेगी। मेरा तो मैं बोला है कि अगर आपको 70-80 सीट मिल गया तो भाजपा से वो तो जय चीफ मिनिस्टर बने, मेरा तो सपोर्ट तो लेना आपका सपोर्ट चाहिए। वही हम बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए टीएमसी को भी 150 के आसपास मिल गया, उसको भी मिल गया, तो आप सपोर्ट आप उस वक्त किसको, अगर टीएमसी की तरफ चला गया तो कहीं नहीं जाएगी। मैं तो आपको इसीलिए देखिए, आपको कोई सपोर्ट देने का कोई प्रॉब्लम होते तो मैं आज के दिन में सब बोलते, आपको साथ कोई बैठने नहीं चाहते, वो तो है। आपको साथ कोई पैसा भी नहीं देना चाहते। मैं इतना
ईमानदार आदमी है। मेरा 62 उम्र है। मैं किसी को पैसा लेके किसी को साथ कोई भी करप्शन में जुटा नहीं है। तो दादा हम लोग कंक्लूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आप आपको जो आजाद देना है मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, मैं पार्टली देना चाहिए। मैं जो 22 तारीख रैली में जो बाबरी मस्जिद का जो लिब रखा उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा होगा। तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था ट्रस्टी में, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डाल के वो किया, तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटेरियल्स भी 2-3 करोड़ को आ गया, ईटा स्टोन। ये तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में ये आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं ही आपको यही बोलते हैं जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए। मेरे को साथ दिल्ली हो कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियली कोई ना ये सुरेंद्र अधिकारी को सब मैं फर्स्ट टाइम से बात हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम सब सुरेंद्र मेरा है, तो आपको पूछ लेगी तो मालूम हो जाएगी। नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये जो फंड मतलब आपके पास आएगा तो ये फंड आपको थ्रू सुरेंद्र अधिकारी आपको लेना है या आप डायरेक्ट उसका हैंडल डायरेक्ट करना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस सुरेंद्र अधिकारी मुझे बताया जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है। और वो हिमंत विश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा। तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी बात करेंगे, लेकिन उनको साथ मेरा कोई पैसा के लिए बातचीत नहीं हुआ। वो यही बात बोला जो आपको मेरा। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पर भी आपको पैसे के लिए पूछा जाएगा यही अमाउंट ही बता दीजिए जी, वरना क्या होता है ना, मान लीजिए हम तो आपका तो हम लोगों को इमेज खराब आप तो जानते हैं, तो आप हर एक जगह में ना यही अमाउंट, तो हम इसको ही प्रपोजल में हम लोग रखेंगे, ठीक है। और है दादा यहाँ पे जो जो सीट है, देखिए हर एक सीट में तो मुस्लिम वोटर इक्वल नहीं है, कोई जगह में 10% है तो कोई जगह 50% है तो कोई जगह 80%। वो भी आपके काम पर आएगी, कोई 20% होगी वो मैं उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। वो तो 80% हिंदू मेजोरिटी सीट है, वो आपका ही फायदा मिलेगी। जो मेरा 135 या 45 सीट में जो चुनाव लड़ेगी ना, जो हवा में मेरा पास जो वोट हो रहा है वो जो आवाज उठेगी, मुद्दा उठेगी, उसी टाइम जो 20% आए वो भी उनको पास चुनाव में वोट नहीं डालेगी, वो कांग्रेस को पास सीपीएम को पास जो वोट डालेगी, तो वो तो फायदा भाजपा के ही मिलेगी। हम सपोर्ट करेंगे ना, करेंगे। मैं तो बोला आप एग्री होगी, मेरा को ये मदद करेगी तो आप भाजपा को जहां बैठ के जितना नेता को सब बैठे, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था, ये किसी को खुलना नहीं चाहिए, पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का सहयोग है। ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब नहीं, ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा। वो बोलेगा जो इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया, मैं तो वो कोई खुलना नहीं, मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा, लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा, साइन होगा, मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा, जिसको भी आप निर्णय लेंगे मैं खुलना सपोर्ट देंगे, लेकिन मेरा कुछ दफ्तर तो बनना ही चाहिए मुसलमान लोगों के लिए होगा। तो मेरा क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं ओपन बोला जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर होगी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ही आपको वोट तक यहाँ पर आपको अंदाज से आपको सुरेंद्र अधिकारी के साथ रिलेशन रखना है, लेकिन ओपन में आपको उसको गाली भी वो तो बातचीत करके रखा, वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है
हाँ। वो भी काल बोला परसों, अश्विन पता नहीं, हाँ, वो बोला जो हुमायूं को भी जो बाबरी मस्जिद का लिम रखा तो वो मैं 150 तक पहुंचने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए तो इनको मैं रोक दूंगा, इनको बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वो तो बोलना ही चाहिए, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान बहुत आसानी है, ये उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पूरा पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करें, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए, लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है, लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक मस्जिद था, इसी इनको पास इमोशनल है। जो मस्जिद तो था अल्लाह का घर, बाबर से आपको लेना देना नहीं। अच्छा, और यहाँ पे दादा मान लीजिए ये बाबरी मस्जिद कोई वजह से नहीं बन पाया तो आगे जाके क्या हो सकता है? देखिए, एक सच बात है, जो आज का दिन में जो आया, मैं तो फरवरी में ये शुरू कर दूंगी। सारे प्रकल्पों तो मैं अभी शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ वो बाबरी मस्जिद का फरवरी से शुरू करेंगे, स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने का 5% काम चलेगी वो चुनाव को टाइम तक, तो चुनाव खत्म हो जाएगी तो काज चलेगी। कोई ऐसा हालत आएगी जो सरकार मेरा ऊपर निर्णय हो सकती होगी तो उनको समझा के वो मस्जिद बना देगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई रोक दिया, कोई कोर्ट में जाके रोक दिया, कोई किसी को लिए रोक दिया तो मेरा को ऊपर का गुस्सा नहीं आएगी। वो बोला ये तो हर कोशिश किया। या हो सकता है, या आप मान लीजिए 5% करके आपको तो वोट मिल गया, अभी जाके अगर तो दूसरे किसी से केस डलवा दीजिए। कोई केस डला के कोई रोक देगा तो मेरा क्या कोई ये तो मेरा इलेक्शन के फायदा है, वो आपको बोला ना, मेरा दिमाग ऐसा ही है। मैं 62 प्लस उम्र है, मैं 43 ईयर्स से मैं पॉलिटिक्स पे है।